सबको पता है हम हीमोफिलिक के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। हर टाइम कभी भी सपोर्ट चाहिए उन्होंने हमेशा मदद किया है। सो शी इज अ hematologist with experience in the field of bedside procedure in laboratory investigation and overall management of hematological cases. She is actively involved, मतलब हम हीमोफिलिक्स के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व है। नया नया कुछ भी आ रहा है तो हमें बताते हैं। सो ग्रेट सपोर्ट है चंद्रकला मैम, एंड थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू दिस सेशन। फिर मैं रुचा मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आई मीन शी इज अ साइंटिस्ट अ डिपार्टमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड हीमोस्टैसिस आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी, एंड she is a recipient of many awards, national as well as international. To be named some, I mean, she has got three international award and more than 9 national awards. So yeah, it's honor, ma'am, you are part of this meet. इसके अलावा, I mean, her research area is in the field of hemostasis and thrombosis, development of point of care, sample test, and yeah. तो today आज का main agenda है hemophilia carriers and prenatal diagnosis. थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस द टाइम। और इसके अलावा मैं प्रेम आलवा सर, रामू सर और अनिल सर को भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आई मीन थैंक यू सर फॉर इनिशिएटिंग दिस great opportunity. I would like to hear a few words from you, then we can start. Premrup sir, you can start. Thank you, bro. That was very nice. Uh, Thank you, Chandrakala ma'am. Thank you, Rucha ma'am. This is a very important subject for us. As you know, even last year we tried to encourage more and more centers uh, to do carrier detection and prenatal diagnosis. In fact, I personally feel that Hemophilia Federation India has done a very good job over the last 40 years in terms of management of hemophilia, and thanks to institutes like yours and yourself. But this particular area is the need of the hour right now. The present and the future has to focus on more awareness, more knowledge within the hemophilia community on the preventive measures they can take, and informed decisions they can make. Thank you so much for asking for this subject and talking about this. And any way we can support, we are always there. And we always thank you for being with us. Thank you so much. रामू सर आप बोल सकते हैं। यस यस यस, थैंक यू किरण। आप पहला वेबिनार आप एंकरिंग बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू सो मच उसके लिए। एज अ यूथ विंग आप थाने चैप्टर का बहुत अच्छा मतलब यूथ को मोटिवेट करके काम कर रहे हैं। और आज के इस इम्पोर्टेंट वेबिनार को भी आपने इनिशिएटिव लिया हिमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया और थाने चैप्टर की तरफ से। मैं डॉक्टर चंद्रकला मैडम, डॉक्टर रुचा मैडम, डॉक्टर बापना सर भी हमारे साथ में, प्रेसिडेंट प्रेम सर, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं वेलकम करना चाहूंगा आज इस इम्पोर्टेंट वेबिनार में। डॉक्टर चंद्रकला मैडम ने इनिशिएटिव लेके ये वेबिनार प्लान करा था कि ये होना बहुत जरूरी है, आप इसके ऊपर कुछ काम करो। तो हिमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र अक्रॉस इंडिया के पीडब्ल्यूएच और उनके फैमिली के साथ में हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं। और मैडम आप ज्वाइन हो गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रकला मैडम, डॉक्टर रुचा मैडम। यस, थैंक यू किरण। अनिल सर आप कुछ कहना चाहते हो? आई थिंक अनिल सर का कनेक्शन थोड़ा वीक है। सौरभ यू कैन कंटिन्यू। सौरभ तुम यहाँ। थैंक यू किरण। सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया और हीमोफीलिया सोसाइटी थाने चैप्टर की ओर से आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं और आज जो डिस्कशन होने जा रहा है विच इज वेरी फ्रूटफुल एंड प्रोग्रेसिव आई वुड से। मुझे कई बार कॉल्स आते हैं की पर्सन्स के कि हमारे यहाँ पे एक नया बच्चा डायग्नोज हुआ है, या फिर कई बार मैं देखता हूँ कि एक्टिव यूथ है फिर भी उन्हें पता नहीं होता है कि अपनी सिस्टर्स का उन्हें कैरियर डिटेक्शन कराना चाहिए था, ताकि जो हम हीमोफिलिक को आने से रोक सकते थे, प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ ले सकते थे, वो हम नहीं ले पाए।
सो आई फील कि अभी भी हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अवर गोल, अवर मिशन, कि हम प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कहते हैं कि कैसे हम अगर कोई इलाज ढूंढने से अच्छा है, क्योर ढूंढने से अच्छा है कि उससे प्रॉब्लम को ही होने से रोक सके। तो आई एनकरेज यू एवरीवन कि आप प्लीज आज का सेशन एक सिर्फ नॉलेज के हिसाब से ना देखें। दिस इज मोर ओवर होप, और एक मेडिकल एडवाइस की तरह इसे ले, और एक बीकन है ये हमारे लिए आज का जो सेशन होने जा रहा है। और हम आज ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयर करें। इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सो दिस इज योर मॉरल एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आप सभी के साथ इस नॉलेज को शेयर करें। थैंक यू सो मच। Thank you, Saurabh. Yes, Chandrakala ma'am, we can start. You can start it. मेरा स्लाइड्स दिख रहे हैं क्या? कैन यू सी माय स्लाइड्स? Yes, ma'am, we can see. गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सबको नमस्कार। मैं ये टॉपिक क्यों चूज किया, मतलब हमने पिछले एक साल से कम 6 से 10 बच्चों को देखा है, न्यू हीमोफिलिक चिल्ड्रन, हीमोफिलिया ए और बी। सो किसी का फैमिली, सबका फैमिली हिस्ट्री है, फिर भी उन्होंने प्रीनेटल डायग्नोसिस नहीं किया है और कैरियर टेस्टिंग नहीं कराया। और कैरियर टेस्टिंग के बारे में बहुत लोगों को मालूम था, फिर भी किधर करने का मालूम नहीं था। और बहुत लोगों को बोलते हैं हमको मालूम ही नहीं है। हम हर पेशेंट को हम इधर आने के बाद काउंसलिंग करते, फिर भी बोलते हैं हमको मालूम नहीं था बच्चा पैदा हो गया एक्चुअली। और एक एक पेशेंट हीमोफिलिया है, एक एक पेरेंट्स को 3 हीमोफिलिया बच्चे हैं, फिर भी वो लोग एक्चुअली प्रीनेटल डायग्नोसिस नहीं करते। अभी इंडिया ऐसे भी कंट्री नहीं है वेयर वी कैन अकोमोडेट मेनी हीमोफिलिया पेशेंट्स को। अभी व्हाटएवर हीमोफिलिया पेशेंट्स वी हैव, वी आर नॉट एबल टू गिव द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। स्टैंडर्ड ऑफ केयर हमारा पेशेंट सिर्फ 10% का पेशेंट को मिल रहा है। आई विल speak in both English and Hindi so that everybody can understand. See, we are only giving about 10% of people are getting the standard of care like prophylaxis, and maybe 1% of people are getting Hemlibra, उससे भी कम लोगों को Hemlibra मिल रहा है। So हम इस because of this situation we have to do the carrier testing and prenatal diagnosis बहुत जरूरी है to prevent the further increasing in the number of hemophilia patients. So, and then one more thing is we also should know about carrier. Hemophilia carrier also can have bleeding, and many times बहुत बार ऐसा लगता है हीमोफिलिया कैरियर होते हैं, उनको ब्लीडिंग होते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं आते बिकॉज उनका अवेयरनेस नहीं है। हमको ब्लीडिंग हो सकते हैं, उनके भी फैक्टर लेवल लो हो सकते हैं। सो इसकी वजह से मैं ये टॉपिक चूज किया है। सो दैट्स द रीजन आई थॉट आई शुड टॉक ऑन दिस टॉपिक. So we'll move on to this talk. Actually, the most prevalent bleeding disorder is one Weber's disease, and next prevalent disorder is hemophilia A, factor VIII deficiency, and then factor IX deficiency. See, but still we are not able to diagnose von Willebrand's disease, diagnose नहीं कर पा रहे because बहुत सारा डॉक्टर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं रहता है, और पेशेंट्स खुद ही नहीं जाते. Many patients, even though they have bleeding, they don't go to the doctor. They think it's normal for them. तो इसकी वजह से lack of awareness, diagnostic facilities are not there, treatment facilities are not there. So that may be the reason we are not diagnosing number of patients, which is actually we have to see in India. So this is a very basic presentation I'm going to give because it's very important to understand, and we take some steps, at least we increase the diagnosis of prenatal diagnosis and carrier testing. So hemophilia A is most common, 1 in 5,000 males may, and 80 to 80% is hemophilia A, and hemophilia B is 15 to 20%, is 1 in 25 to 30,000 males may. So hemophilia B also, for example, in our institution, hemophilia A is about 1,100 patients and hemophilia B is 250 patients. So the number is very less hemophilia B. But ये दो अलग-अलग genes से, अलग-अलग proteins से, but clinical manifestations are same. एक पेशेंट आते हैं ब्लीडिंग लेके, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हेमोफिलिया ए बी, ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव ए सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. Unless उनके पास रिपोर्ट्स है, then otherwise we will not be able to differentiate between these two disorders.
And factor 8 deficiency hemophilia A, factor 9 is hemophilia B. And AB hai na, why you want to stress this? Many patients don't even know. They don't even know what type of hemophilia they have, and they don't get the papers when they come to the hospital, and they don't even know the type of hemophilia they have. So at least they should know 8 deficiency and 9 deficiency hemophilia A or B. And once they're diagnosed, and they will have lifelong disorder. It's not like that. बहुत patients हमारे पास आता है, छोटा बच्चा तभी diagnosed होता, अभी 10-15 साल के बाद actually एक patient आया था, सर्जरी हो गया, उसको मालूम ही नहीं था hemophilia. It's going to be a lifelong disorder. So lifelong, they will not change. Factor levels will not change throughout their life. Once they're born with severe hemophilia, they will die with severe hemophilia. It's like that. So factor level will not increase. नहीं बढ़ता है factor level. Unless you are on treatment, it will not increase by your own body production. So there are different types of hemophilia: severe hemophilia, moderate and mild hemophilia. Majority of our patients be diagnosed only severe hemophilia. Mild or moderate बहुत कम लोग आते हैं, because diagnosis, lack of diagnostic facilities and lack of awareness among the patients also. Many patients are not diagnosed with mild and moderate hemophilia in our country. So अभी बहुत important topic है, उसके अंदर क्या है हमारा inheritance है. Transmission कैसा होता है? There are two types which have a transmission in hemophilia. One is inherited forms, are the family forms, family में रहते हैं, and sporadic forms. 30% is sporadic forms. Whatever we do, we cannot decrease the hemophilia which is born because of the sporadic forms. Sporadic form, 30% hemophilia will be there because they will like a spontaneous mutation. They will not be spontaneous without any family history. 30% of the females will have a hemophilic child. So whatever is 70% is mainly because of genetic inheritance that they will have inheritance of the genetic, and that is why the hemophilia is born in the family. So hemophilia kaise disorder is X-linked transmission. In our body, we have all females will have 2 X and male will have 1 X and 1 Y chromosome. तो females के पास 2 X chromosome रहते हैं, इसलिए female protected है. So male के पास 1 X रहते हैं, इसकी वजह से males are not protected against the, means like they will have low hemophilia रहता है उनके पास. Female के पास भी disorder क्या है, gene होने के बाद भी they will not have hemophilia because they are protected by the normal X. Okay, you understand that किसको समझ में females को क्यों नहीं होता है, even though they have carrier में normal chromosome रहते हैं X, so that will compensate, and normal factor 8 levels रहते हैं. So males are always affected and females are all carriers. So why I put this diagram is see, this is the inheritance from the Queen Victoria of England. See, Queen Victoria of England का family में how many people, how many men and female are affected because of this. Spanish and German का entire kingdom had to suffer because they got married to the different kingdoms and they suffered. So this is the entire chart actually how the inheritance goes on the past. Hemophilia कैसे pass होता है along the different generations, it will pass on. So that's why it's important to know the genetic inheritance of the hemophilia. So abhi we're coming to the hemophilia as such day-to-day practice में how we have to deal with and whom to test for the carriers. That we will come to this now in the next few slides. So this is a male hemophilic father, and this is a female who is normal mother. So most of the hemophilia fathers आता है मेरी wife pregnant है, आपको test करना है कि नहीं करना है, तो they will need not test undergo. When the wife is pregnant, prenatal diagnosis करने का जरूरत नहीं है. There is no need for test में prenatal diagnosis. But one thing is, all his daughters will be carriers. All daughters. यहाँ पे you can see here, you can see all daughters. No, you can see 4 daughters. All of them are carriers. So you can see here, all of them are carriers. They are definitely carriers. There is nothing like chance होता मेरी बहन को नहीं हुआ है, मेरे को नहीं होगा. That is the routine thing. मेरी बहन को 2 लड़का है, उसको कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं भी चांस ले लिया, मेरे बच्चा हेमोफीलिया हो गया. That is routine explanation we hear from any patients. So yeah, what I am telling here, you can see. See here, they're all carriers. 1, 2, 3, 4. All actually there are 3 carriers and 1 normal male child. You can see the normal male child. They're all 3 female. They're all carriers. And what happens to these female carriers? You can see all the 3 examples has been given. यहाँ पे they come with that my younger sister comes with the hemophilic child. When you ask them, my elder sister has a daughter. She don't have any problem. So that's why I took a chance. And elder sister has an hemophilic child.
See, if elder sister को hemophilia है, that would also been actually we could have done the prenatal diagnosis because we know that they are all carriers, and only one son has a hemophilia, daughters are carriers. Here she has got both the hemophilic sons. So here it can happen that she might be, he can be normal or carrier. It can be normal or hemophilic chances है, 50% chances है. It's not like that they always, all the male children will be hemophilia. That is not correct. There are 50% chances they can have a normal male children and 50% chances having a hemophilic children. 50% मतलब नहीं मेरे को एक बच्चा hemophiliia है दूसरा बच्चा normal. It's not like that. So every pregnancy में you have to undergo prenatal diagnosis, and they can have a normal male child also, and they can have a normal female child or a carrier female child. That is how it's going to happen. So once any hemophilic father, her daughters has to undergo prenatal diagnosis because they are definitely carriers. There is no other question with hemophilia father's children, daughters. Again, actually, I have explained here. So hemophilia father and all her daughters are obligate carriers. Obligate comes, so they're definitely without testing, you can tell them they're definitely carriers. And then comes the hemophilia. The carrier becomes pregnant and she is married to a normal person. Yeah, a normal person, and she's a carrier. You can see here the scenario is they have a one normal son and a hemophilic son and a carrier daughter and a normal. So यहाँ पे red डाला हुआ है, ये affected है, and this is a normal which don't have a carrier. So what happens is when the carrier is there, they can have all these possibilities are there. So that's why every pregnancy may you have to undergo prenatal diagnosis. And actually you have already seen in this any of the, yeah. So they can have even the patients, hemophilia patients, sisters also. Okay, you can see here, hemophilia patient sister is a carrier. So it's important to undergo that sister has to undergo carrier testing. So वो जरूरी है hemophilia को carrier testing का जरूरत होता है. By chance, hemophilia patient है और carrier को शादी हो गया, means they got married. Both of them have a family history of hemophilia. So then even female hemophilia भी उसमें family में हो सकते हैं. Father is hemophilia and mother is a hemophilia carrier. So these are the chances both male and the female can affected. लड़की को भी हो सकते हैं hemophilia. तो sporadic forms मतलब what is the sporadic forms is there is no family history. Family में किसी को भी hemophilia नहीं है, एक बच्चा hemophilia पैदा हो गया. So this is called a sporadic form. These are the chances. These are 30% chances this can happen. So 70% is they have family history. 30% they may not have family history. So I was telling about obligate carriers and the potential carriers. Obligate carriers means obligate carrier मतलब क्या होता है वो they are definitely without testing you can tell them they're obligate carriers. कौन obligate carriers हो सकता है? Who all becomes an obligate carrier means if they have more than 2 sons with hemophilia they are definitely carriers, and they have a son and a maternal side one nephew or a uncle or a grandfather, any of them are hemophilic. One close relative family has hemophilia. So then you can tell it as they're obligate carriers. Without testing, you can tell that they have 2 family members are affected. They can tell it's an obligate carrier. And daughter of hemophilia patient is also definitely carrier. So ये सब लोग तो definitely carrier है. आपको prenatal diagnosis 100% करना ही करना है इनको. So again, I'm explaining in the picture. Again, you can see this is a hemophilic father, and you can see both the daughter has got a hemophilia gene. They are definitely obligate carriers. उनको hemophilia का carrier है ये लोग definitely carriers है. Potential carrier है means उसका carrier हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, उसको बोलते हैं potential carrier. एक hemophilia बच्चा है उनको मालूम नहीं, sporadic भी हो सकता है, family history कोई नहीं है, तो उसकी वजह से they can be potential carrier हो सकते हैं. And sister of hemophilic patient, you have a hemophilia patient है उसका sister है. So sister can be carrier or may be carrier, may not be carrier. उसको है ना, I have shown you in the picture. Sister of a hemophilia patient may be a carrier or may not be carrier, but it's definitely you have to undergo carrier testing to call that they are normal. So it's very important to all the sister of hemophilic children has to undergo carrier test. And aunt or a cousin of hemophilia patient. So we have seen patients, hemophilia patients aunt, maternal aunt है, मम्मी का बहन है, तो उसको भी carrier testing करना चाहिए
बिकॉज उसको बच्चे को भी हो सकता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू ऑलवेज, अब कितने भी लोग अब ये वेबिनार सुन रहे हैं, प्लीज पास ऑन द मैसेजेस. कैरियर टेस्टिंग किस किस को करना है, आप मैसेज प्लीज पास ऑन दिस मैसेज टू many maximum number of hemophilia patients. They can get benefit with this. So sporadic forms, again I told, this is the carrier mother. This is the familial type, and this is sporadic actually, where there is no, this is a carrier female, and they have 70% chances that if the you see in the family, and sporadic cases are seen 30%. Means 70% they will have a family history, 30% may not have a family history when the hemophilic child. So genetic counseling. So genetic counseling, what do you mean by genetic counseling? See, many of the doctors are busy, but they still give time for the genetic counseling. If anybody wants to have a genetic counsel, definitely you are welcome. And we will give them time if they want to have preconception counseling. बच्चा पैदा करने की पहले, pregnant होने की पहले, if they want to come and consult, definitely they are welcome. So we will do the genetic counseling. What is the meaning of genetic counseling? Is passing on the knowledge, genetic aspects of the disease. Hemophilia के बारे में we will tell. Any expert can tell. Physician ने, or a lab expert है. So explaining regarding the inheritance of the hemophilia, who is at risk. Because hemophilia patients are, sister is a, we have to counsel her because she may be carrier, she may not be carrier. So this entire process को बोलते हैं genetic counseling. So it's very important for hemophilia patients to have attend the genetic counseling. And if you want genetic counseling also, like maybe once in 3 months, we can have a genetic counseling session or a clinic in our KM hospital. That is definitely we can do it. At least we can do some more service for the hemophilia patients. So किस किस को genetic counseling का जरूरत होता है? Identification of the carrier status. Hemophilia patients, all female relatives should be counseled to identify whether they have a hemophilia carrier or not. And once they identify this carrier, we have to explain what are the what is the problem she can face during the pregnancy, and what happens to their offspring, मतलब उनका children को क्या हो सकते हैं. And we also have to explain regarding prenatal diagnosis, what we can do during the pregnancy. And there is something called pre-implantation diagnosis. So these are the 4 things which usually we discuss during the genetic counseling. ये सब के बारे में हम बताते हैं उनको. So genetic clinic में क्या है, पहले हम evaluation of the type of hemophilia, family में कौन सा type of hemophilia है. थोड़ा बहुत पेशेंट को क्या होता है, हीमोफीलिया फैक्टर 8 भी रहते हैं, फैक्टर 5 भी डिफिशियंसी होता है. सो दैट इनहेरिटेंस इज डिफरेंट. वी फर्स्ट गो थ्रू द डायग्नोसिस, करेक्ट और नॉट, सो देन वी काउंसल देम. So that's important is first to do the proper diagnosis and drawing the pedigree chart. So we always do this pedigree chart when before you counsel any patient. So draw a pedigree chart like their patients, the parents and all. We chart the pedigree chart and evaluation of the risk. So affected male कितना है, female को कितना carrier का chances कितना है, obligate carrier कितना है, potential carrier. So these are the things which we can do in a genetic counseling, and what tests they have to undergo in the genetic counseling are done. So evaluation of risk, whether the patient is a carrier or non-carrier. So this is very important to discuss regarding when we do the see any hemophilic carrier. So a carrier is a girl having a carrier. मतलब बहुत लोगों को वो भी मालूम रहता है carrier मतलब क्या है. ये कोई भी लड़की को एक X क्रोमोसोम में वहां पे hemophiliia factor 8 और factor 9 का जीन में डिफेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम है. और one with a normal X chromosome, one एक abnormal X chromosome थे, एक normal X chromosome, उसको बोलते हैं हम carrier with hemophilia carrier. So what are the things they can have is consequences is they can pass on to the hemophilia to their offspring, or they pass on to the hemophilia carrier to their daughters. So these are the consequences of a hemophilia carrier. So other things is newly actually there are new concepts. मतलब क्या, hemophilic carrier also there are chances of bleeding. So for example, we had a patient 3 months back. हमारे पास एक patient had come to us. आया था patient, उसको पीरियड्स में टाइम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको डायग्नोज किया था फाइब्रॉइड्स. पेशेंट को सर्जरी करने का था, बट पेशेंट का भाई वैस ए डॉक्टर, तो पेशेंट का भाई डॉक्टर था और उसका फैमिली में किसी को हिमोफीलिया बी था. सो ही थॉट व्हाई शी इज ब्लीडिंग सो मच. तो डायग्नोज किया, टेस्ट करके देखा तो फैक्टर 9 लेवल 23% था, बट शी इज ए कैरियर. कैरियर होने के बावजूद उनका फैक्टर लेवल्स कम था, 23% था. उनको सर्जरी वी कुड डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम बाय गिविंग लाइक ए फैक्टर 9 दिया उनको, और वी मैनेज द सर्जरी. So why I'm telling is hemophilia carriers
अभी हीमोफीलिया बच्चे किसी को है, उनका पेरेंट्स को, मदर्स को ब्लीडिंग ज्यादा रहेगा, पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किधर से ब्लीडिंग हो रहे है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो दे शुड कंसल्ट ए डॉक्टर दैट दे कैन हैव ए bleeding during the delivery also they can have, or they can have bleed, they can have during any surgery they can bleed. So it's very important to consult a doctor so that we will test them properly before undergoing any major surgery so that they will not have any complications. So hemophilia carrier can be total, there will be ekdam no clinical manifestations, or they can have a milder, like they can have a milder hemophilia phenotype, and only risk can happen during surgery or delivery. So can have any problem during the surgery or delivery can happen in hemophilia carriers. They can also have bleeding risk during the delivery or any surgery. So female hemophilias also we see sometimes, oh, they only have one X chromosome, usko bolte female hemophilia. So rarely we have some, in our institution we have 2 female hemophilia patients with some genetic defect. So laboratory test रुचा तो आपको बताएंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. So बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमको कुछ ब्लीडिंग नहीं है, तो माय सिस्टर डोंट हैव एनी ब्लीडिंग. हीमोफीलिया पेशेंट बोलते हैं मेरी बहन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके वजह से हमने ब्लीडिंग डायग्नोसिस नहीं कराया, कैरियर टेस्टिंग नहीं कराया है. But clinical bleeding chances are very, very less in carrier status. I will tell how much the chances, but it's very less. And the factor 8 levels also can be not like less than 1%. They can vary from anywhere from about 1 to 50% तक उनको रह सकते हैं. And only genetically you can diagnose hemophilia carrier. Okay. So that's very important. Only genetic diagnosis is useful to diagnose carrier है कि नहीं है. We had a patient last week, patient brain bleed के साथ आया था, and they told us हमने विरार में 10,000 रुपए का टेस्ट कराया, हमको बताया हमको बच्चों को हीमोफीलिया नहीं है. So that is wrong actually. No, nobody actually, but just giving a blood test you cannot diagnose carrier है कि नहीं, बच्चों को हीमोफीलिया है. इंडिया में वो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है. जस्ट डूइंग ए ब्लड टेस्ट दे कैन नॉट डायग्नोस बच्चे को हीमोफीलिया है कि नहीं है, वो पता नहीं चलेगा. प्रीनेटल डायग्नोसिस जस्ट ब्लड टेस्ट में पता नहीं चलेगा. बच्चे का ही टिश्यू लेके हम टेस्ट कर सकते हैं, कैरियर टेस्ट कर सकते हैं. बट व्हेन प्रेगनेंसी इज you have to come to the center who is experienced in doing the prenatal diagnosis. So इंडिकेशंस में डायग्नोसिस का कैरियर मॉलिक्यूलर टेस्ट पे किस किस को है, कैरियर डायग्नोसिस को है, प्रीनेटल डायग्नोसिस को है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस को है, एंड जेनेटिक वेरिएंट हमको मालूम पड़ेगा कैसे व्हाई दिस पेशेंट इज हैविंग इनहिबिटर, उसको देखने के लिए हमको जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं. सो दिस आर द इंडिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्ट. हम इसमें मॉलिक्यूलर टेस्ट जेनेटिक टेस्ट करना पड़ते हैं टू डायग्नोस कैरियर्स. जस्ट डूइंग ए फैक्टर लेवल्स विल नॉट टेल दे आर कैरियर्स और नॉन कैरियर्स, वो पता नहीं चलेगा. यू हैव टू गो अंडरगो द genetic testing to diagnose their carriers or not carriers. So reasons for delayed genetic diagnosis of carriers, we also see many times that ignorance, they're not aware. तो फादर को हीमोफीलिया है, बच्चों को डॉटर्स को कैरियर है, उनको इग्नोरेंट है, दे नॉट अवेयर ऑफ इट एक्चुअली ना. उनको मालूम ही नहीं है मेरी बेटी को कैरियर हो सका, उसका पोता को हीमोफीलिया होता है, ऐसा मालूम ही नहीं रहते. सो दैट इज वन रीजन दैट दे आर नॉट. दिस इज आवर ड्यूटी, हीमोफीलिया कम्युनिटी का ड्यूटी है, हम उनको समझाना है. और हीमोफीलिया सोसाइटी शुड प्ले ए रोल ना, हीमोफीलिया सोसाइटी शुड प्ले ए रोल टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द हीमोफीलिया कम्युनिटी. व्हाट इज कैरियर, वो बताना जरूरी होता है. और बेनिफिट्स, अभी कैरियर मालूम होने के बाद भी उनका बच्चे प्रेगनेंसी में टेस्ट करना, और हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, हमको उसमें टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम प्रीनेटल डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों का रहता है, स्टिग्मा रहता है. अरे मैं कैसे बोलूं, फादर बेटी को शादी कर दिया, उनका घर पे नहीं बताया हमने हीमोफीलिया कैरियर है, तो वो स्टिग्मा भी रहता है. यू नो इट्स ऑलवेज बेस्ट, आपको बताएंगे तो ठीक है, इट्स बेटर ऑलवेज यू रिवील व्हाट इज द प्रॉब्लम. अब नहीं बताएंगे तो भी एटलीस्ट आपका बेटी प्रेग्नेंट हो जाएगा तो आप केम हॉस्पिटल में लेके आइए, हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करा सकते हैं उनको. और दूसरा है डर लगता है उनको, अरे HIV हो जाएगा उसकी वजह से, कुछ तो ब्लड निकालेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, दर्द होता है, नहीं मेरे बच्चों को हीमोफीलिया होगा ही नहीं, ये झूठा है, ऐसा डेनियल मोड है. मेरे को कुछ भी बीमार है तो हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, मेरे को नहीं है, सबको होता है मेरे को नहीं है, ऐसा डेनियल है. सो दिस आर द मेन रीजन हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे. हमारे पास तो ऐसे ही लगता है, ये सब रीजन से हमारा पेशेंट बोलते हैं, कुछ ना कुछ रीजन बोलते हैं. हीमोफीलिया बच्चा पैदा होके फिर से नया हीमोफीलिया उनके घर पे होने के लिए कोई तो कोई रीजन हमेशा बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन रीजन है.
और वाई वी शुड डायग्नोज कैरियर्स अलॉन्ग विथ वन इज प्रीनेटल डायग्नोज करना है और दूसरा है दे कैन हैव ए ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है उसमें. दैट्स द रीजन वी नीड टू डायग्नोज कैरियर्स ऑफ हीमोफीलिया आल्सो. सो कैरियर्स में once we have a hemophilia में, if women with hemophilia में there are 4 issues. They can be non-carriers, even though brother is a hemophilia, the sister can be non-carrier or a carrier. If they are carrier, they can have a carrier with hemophilia or carrier without hemophilia. Carrier with hemophilia मतलब factor VIII levels. See पहले carrier बोलते थे, अभी उनको बोलते carrier with hemophilia, new terminology use करते हैं. Carrier with hemophilia में factor VIII levels कम, factor VIII और 9 levels कम रहते हैं उनको. They tend to bleed. उनको bleeding हो सकता है. These are the terms which were using in the past, and these are the terms which are used nowadays. The recent new terminology is carrier with hemophilia, carrier without hemophilia is used. So कब कब उनको bleeding हो सकता है? So they can have bleeding from early childhood or during the when they have menstrual cycle. उनको menarche period चालू होता है तभी हो सकता है उनके अंदर. और उनको डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग हो सकता है, और एजिंग होने के बाद उनको ब्लीडिंग हो सकते हैं, सर्जरी के टाइम ब्लीडिंग हो सकते हैं. ये सब का टाइम में वुमेन कैन हैव ए ब्लीडिंग. So it's important to diagnose from the earlier stage that they have a carriers. If they have any hemophilia carrier, suspected carrier, so it's always best to diagnose these patients earlier. So approximately 1/3 of the carriers of hemophilia bleed. 1/3. अब देखिए आपके हमारे पास 5,000 हीमोफीलिया पेशेंट्स है महाराष्ट्र में. एटलीस्ट कम से कम 1,000 से 1,500 लोगों हीमोफीलिया फीमेल्स को कैरियर्स को ब्लीड हो रहे हैं. हमारा हार्डली हमारे पास साल में 2-3 पेशेंट्स आते हैं, कुछ तो ऑपरेशन करना है करके, बाकी सब लोग नहीं आता है. सो आप कभी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं. इन योर रेस्पेक्टिव states you can consult that approximately 1/3 of the carriers can have bleeding. So factor VIII determination is not reliable diagnosis for diagnosis of carrier status. So just doing the factor VIII levels, if factor VIII level is 80%, will not rule out it's a carrier. factor VIII levels 80% है, मेरी बेटी को वो carrier नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. She can be carrier, ठीक है. So that's important. And किसी को वो ब्लड ग्रुप है तो हाउ थोड़ा फैक्टर लेवल्स कम भी होता है उसमें. फिर से मैंने बताया 30% of the people means 1/3 of the they can have 30% of the people can have a bleeding. 30% of the carriers with factor VIII or factor IX can have a bleeding with factor VIII levels less than 40 IU per deciliter. मतलब माइल्ड हीमोफीलिया मींस नॉर्मल से कम रहता है. तो फॉर एग्जांपल क्या है, एक हीमोफीलिया पेशेंट्स में हमको 2.5 to 5 वुमेन पोटेंशियल कैरियर रहता है और 1 ऑटोसोमल सोमैटिक कैरियर ऐसा रहता है. मीन समझो 0.5 एक हीमोफीलिया में एटलीस्ट 0.5 कैरियर विथ लो फैक्टर लेवल हो सकता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस. कोई भी आपके पास हीमोफीलिया है, उसका फीमेल रेट उसको ब्लीडिंग है, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर द फैक्टर VIII लेवल्स. दे कैन हैव ब्लीडिंग. सो रादर देन व्हेन दे अंडरगो सर्जरी, हिस्टेक्टोमी करेंगे, ब्लीडिंग वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर दे हैव नॉर्मल फैक्टर VIII लेवल्स और lesser factor levels. See, even in Western countries, USA पकड़ो, Canada पकड़ो, UK, किधर भी if you see the total hemophilia, male you can diagnose so much of number. Females you can see number is very, very less. Even in our country also, it's very, very female hemophilias are numbers are very less because we are not diagnosing. So total percentage में very less percentage of hemophilia, female hemophilia diagnosed, because mainly in those countries who are very well educated, also developed countries are not able to diagnose because the patients are not aware, patients are not coming with symptoms, they're just suffering. So if it's important to make them aware, and we can diagnose the carriers also. Hemophilia carrier or carrier with hemophilia can be diagnosed. So diagnosis of even in see यहाँ पे एक यूएस का, अमेरिका के एक स्टेट है, वहाँ पे हीमोफीलिया बच्चों में, लड़कों में, बॉयज में 6.5 मंथ्स में डायग्नोसिस, तो लड़कियों में 39 मंथ्स तक उसको डायग्नोस ही नहीं किया था. मीन्स उससे यूएसए ऐसे कंट्री में भी पेशेंट्स को हीमोफीलिया फीमेल्स में डायग्नोस करने के लिए डिले हो रहे हैं. तो हमारा तो पेशेंट्स आते ही नहीं हमारे पास. हीमोफीलिया मदर्स आ रहे, उसका सिस्टर्स, कोई ब्लीडिंग है हमको प्रॉब्लम है करके कभी आए ही नहीं हमारे पास. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो दे कैन कम टू आवर इंस्टीट्यूशन और गो टू योर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड कैन बी टेस्टेड. So there can be high discrepancy in the diagnosis of congenital bleeding disorder between men and women
सो वुमेन को हमेशा 15 साल तक की 15 साल के बाद ही डायग्नोज करते हैं। अटेंड द मेनार की ब्लीडिंग बंद नहीं होते तभी आता है, पहले कुछ भी तकलीफ है तो हमने पेशेंट को देखा ही नहीं है। एंड डायग्नोसिस यूजुअली डिलेड। हीमोग्लोबिन पेशेंट आते हैं 2-3 हीमोग्लोबिन करके आते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट कम अर्ली विद द सिम्टम्स. So insufficient because many centers are not there for the women. That's maybe the reason, or even the clinicians are not aware. कोई जनरल प्रैक्टिशनर को मालूम ही नहीं हीमोफीलिया फीमेल्स को भी हो सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हीमोफीलिया नहीं है, कोई भी फैक्टर 10 डिफिशिएंसी या 11 डिफिशिएंसी वो फीमेल्स में होता है। सो दैट एटलीस्ट मेनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अवेयर नहीं होते, दे नॉट अवेयर ऑफ इट। सो हमारा क्या है अभी HFI का और KEM का एक ड्यूटी है, हमको ये सब कुछ करना चाहिए। तो टू इंक्रीज द अवेयरनेस, टू डिक्रीज द डिले इन डायग्नोसिस, and we have to increase the chance of testing in females and female and hemophilia treatment centers को भी we have to make them aware that carriers को भी आप टेस्ट करो, carriers को भी कुछ तकलीफ हो तो tell them to attend the tertiary care center and genetic diagnosis का जरूरत है, ऐसा हमको काउंसलिंग करना जरूरत है। सो प्रीनेटल डायग्नोसिस रुचा मैडम आपको बताएंगे कैसे डिटेल में करना है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरगो प्रीनेटल डायग्नोसिस, जेनेटिक काउंसलिंग कीजिए और प्रीनेटल डायग्नोसिस कीजिए। प्रीनेटल डायग्नोसिस उसके बारे में रुचा विल टेल यू इन डिटेल। एंड प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस का 2 वर्ड में बोलती हूँ। प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस मतलब बच्चे प्रेगनेंसी के पहले ही ये करते हैं, बट हमारा कंट्री में अभी तक कोई सेंटर नहीं कर रहे हैं, हार्डली एक का सेंटर इंडिया में कर रहे हैं, बट इट कैन बी डन बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट। मीन्स नॉर्मल बेबी, नॉर्मल एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस। ठीक है, व्हाट आर थिंग्स वी कैन डू इज we can have multidisciplinary team of healthcare professional, gynecologist को we can have that, networking रख सकते हैं, dedicated to females clinic कर सकते हैं, आप बुकलेट्स कर सकते हैं, you can make booklets और वेबसाइट में आप बता सकते हैं फीमेल हीमोफीलिया कैसे रहता है, और we can have some registries for the female hemophilia and we can actually time on updated basis में हम उनको teach कर सकते हैं, educate कर सकते हैं, maybe once in a year, or we can do the seminars for webinars for them to give updated knowledge about women अरे carrier with hemophilia we can talk, और female bleeding disorders के बारे में we can talk about it. So thank you. Thank you, ma'am. Rucha ma'am, would you like me to share the screen, or would you like to share the screen? I mean, सौरभ कुछ क्वेश्चन है तो हाँ Okay. हाँ So thank you so much, Chandrakala ma'am. It was a really enlightening session और हम सबको काफी सीखने के लिए मिला। कुछ क्वेश्चंस आए हैं मुझे पर्सनल पे। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स कंफर्टेबल नहीं थे उन्हें ओपन में शेयर करने के लिए, तो मुझे पर्सनल पे भेजा है। मैम आर यू देयर? ओके, विजय भैया आपको भी एक क्वेश्चन है, राइट? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ फर्स्टली। विजय भैया आपके सामने एक पॉपअप आया होगा, प्लीज क्लिक ऑन दैट, अनम्यूट। Good evening, ma'am. It was extremely knowledgeable session. I have 2 questions. Maybe I must have missed out on some information. One, what is the right age to get into a carrier detection? And could you also once again emphasize on when exactly a prenatal diagnosis should be done, in which week of the pregnancy? Yeah. So carrier test, Rucha will talk about prenatal diagnosis. Carrier testing कब करना है ऐसा पूछा उन्होंने, when should we do carrier testing? So carrier testing can be done any time actually, कभी भी कर सकते हैं, बच्चा गर्ल्स चाइल्ड हो जाएगा तो, but if you do it earlier, no, they forget. बहुत बार ऐसा होता है, भूल जाते हैं actually. So preferable time is at least 18 years and above, or before they become pregnant. Before they become pregnant, it's better to ना, बिफोर द मैरिज, बिकॉज सोशल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिफोर द मैरिज आप कर सकते हो, आपको मैरिज में प्रॉब्लम होता है ऐसा रहेगा तो बिफोर दे बिकम प्रेग्नेंट। सो एनीथिंग मोर देन 18 years बिफोर शी बिकम्स प्रेग्नेंट यू कैन डू द कैरियर टेस्टिंग। और प्रीनेटल डायग्नोसिस के बारे में रुचा विल टॉक टू यू अबाउट इट। हाँ, रुचा विल टॉक इन डिटेल।
मैम एक जस्ट क्वेश्चन था, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में आपने कहा था, ये बहुत अच्छा उपलब्धि है हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए। जो नए बच्चे हमारे बहुत सारे यूथ अभी शादी करने जा रहे हैं, शादी किए भी है, तो उनका जेनेटिक काउंसिल के ऊपर हम एक वेबिनार भी प्लान करेंगे। आपने सामने से बोल रहे तो हमें और अच्छा लगता है कि आप मतलब इतना इंफॉर्मेशन हमें साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम जल्दी वो भी प्लान करेंगे, जेनेटिक काउंसलिंग वाला जो वेबिनार है वो। हमारे बहुत सारे यूथ अभी शादी कर चुके हैं, शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशली वेबिनार प्लान करेंगे। Yes, ma'am. और बहुत सारे लेडीज को आप मीटिंग में अटेंड करने के लिए बोलिए। और एक्चुअली मैम ना फुल है, आज का पूरा वुमेन सेशन फुल है एकदम, हमारा पैकेज फुल हो गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्ट्रीमिंग चालू करो, ये चालू करो, पर आज का पूरा फुल सेशन फुल हाउस फुल है एकदम आज। हाउसफुल है, नेक्स्ट वापस एक ना बार वुमेन को ये मैसेज है ना वुमेन्स का एक करेंगे, इंदिरा मैम के साथ बात करके मैं वो प्लान कर लूंगा। ये नहीं, फीमेल्स को पहचान कीजिए आपका। ऐसा नहीं यस है यस कि आपका कोई भी फैमिली में दोबारा हीमोफीलिया हमारे पास आएगा तो हम देखिए, आप ऐसा इन्फॉर्मेशन है ना, हम इतना सारा दे रहे हैं आपको, फिर भी दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज्ड प्रॉपरली ना। हम ऐसा मेरे भांजा है मैडम, ऐसा बहुत लेके आए। लास्ट 1 साल में मैंने कम से कम 10 पेशेंट को देखा होगा, मेरे भांजा है मैडम करके लेके आते। ब्रेन ब्लीड होता है, कुछ भी तकलीफ होता है, ये हम वी कुड हैव टोल्ड देम, नो एजुकेट कर सकते थे हम एक्चुअली। मैम रजत का क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज ये डायग्नोसिस हो जाता है एंड इट कम्स एज अ पॉजिटिव, उसके बाद क्या हम स्टेप्स लेते हैं अगर बेबी अबॉर्ट करना है तो कैसा प्रोसीजर होता है एंड व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर दिस? रुचा विल टॉक अबाउट दैट प्रीनेटल डायग्नोसिस के बारे में। रुचा बोलेगी एक बार कैरियर डायग्नोस हो गया तो रुचा विल टॉक अबाउट कैरियर आल्सो एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस, कौन सा टाइम में करने का, कैसे करने का, लॉजिस्टिक्स कैसा है, मुंबई में आने का है तो क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ रुचा विल एक्सप्लेन दैट एक्चुअली इन डिटेल, so that we can answer these questions together. या टुगेदर ना। रुचा का टॉक होने दो, उसके बाद वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस अगेन, है ना? ठीक है मैम, ठीक है। Yeah, that's तो वीडियो डिटेक्शन का प्राइसिंग एंड वो भी जानना चाहते हैं। ठीक है। तो दूसरा रुचा मैं मैम, बोलना चाहती हूँ, किसी के पास पैसा नहीं है कैरियर टेस्टिंग, किसी के पास प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए पैसा नहीं है, दैट शुड नॉट बी द रीजन दैट नॉट कमिंग टू द केम हॉस्पिटल, है ना? वो आने दीजिए, हमको बोलिए पैसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा बोलेगा तो हम कुछ भी इंतजाम कर सकते हैं। एक्चुअली वी हैव फाउंडेड ए डोनर विल बी हेल्पिंग अस टू डू कैरियर टेस्टिंग एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस। हमारे पास एक डोनर है, वो आपको करने के रेडी है। ओवर टू किरण। या थैंक यू। Thank you, Saurav. So I'm sharing the screen. Rucha ma'am, you I'll can. share. I'll share. Okay, I fine. couldn't speak that time. That is why I couldn't Yeah, say. I'll share. Sure. Can you? Is the screen visible? Yes, ma'am. We can see. Okay. So आज we are going to talk about carrier status and prenatal diagnosis. तो मैम ने जैसे बोला, similarly just मैं brush up करने वाली हूँ। कैरियर कौन होती है? अभी आपको पता है फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में XY होता है। तो फीमेल्स में क्या होता है, एक X में वो हीमोफीलिया का म्यूटेशन होता है, पर दूसरा X नॉर्मल होता है। वो दूसरे X के वजह से वो फीमेल प्रोटेक्टेड रहती है और उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। तो इसके लिए ये कैरियर कहला जाती है, क्योंकि वो कैरियर में ब्लीडिंग बहुत कम हो जाता है या सीवियर तो बिल्कुल नहीं होता है, पर वो प्रोजेनी दैट इज अपने बच्चों को दे सकती है। इसके लिए शी इज कॉल्ड अ कैरियर। सो अगर आप कैरियर, व्हाई शुड यू टेस्ट फॉर कैरियर? ये भी मैम ने बताया कि कैरियर, अगर आपको कैरियर पता है तो आप क्या अगर आप कैरियर हो तो आपके चांसेस है 50-50%। 50% आपको नॉर्मल चिल्ड्रन हो सकता है और 50% में आपको इधर कैरियर डॉटर हो सकती है या अफेक्टेड हीमोफीलिया। तो अगर आप जानते हो कि आप कैरियर है तो आप अपने प्रेगनेंसी में आ सकते हो और पेट के बच्चों का टेस्ट कर सकते हो। तो व्हेन यू कैन डू योर फीटस का टेस्ट एट आवर इंस्टीट्यूट, तो आपको पता चलेगा वेदर वो बच्चों अफेक्टेड है कि नहीं अफेक्टेड है। तो इसके बाद आपका चॉइस होता है कि आपको अबॉर्ट करना है कि रखना है। अभी ये डिसीजन टोटली फैमिली का डिसीजन है। आपके फैमिली में किसी ना किसी को हीमोफीलिया है तो उसका लाइफ, उसका सब देख के आप डिसीजन ले सकते हो कि आपका अबॉर्ट करना है कि नहीं करना है। पर एटलीस्ट आपको ये डिसीजन मिलने का चांस मिलता है अगर आप कैरियर टेस्टिंग करते हो और प्रीनेटल टेस्टिंग करते हो। सो who in this family should be screened for carrier? अभी कैरियर टेस्ट किस किस को करना चाहिए? एज मैम ने बोला, देयर आर 2 types of carriers, 2 प्रकार के कैरियर होते हैं।
एक ऑब्लिगेट मतलब 100% वो कैरियर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर एक हीमोफीलिया पेशेंट है, उसके सब डॉटर्स ऑब्लिगेट कैरियर है, 100% कैरियर है। अगर एक फीमेल है, उसके 2 बच्चे हीमोफीलिया है, वो भी 100% कैरियर। तो ये सब ना, और अगर एक वुमन है, उसके पास एक हीमोफीलिया बच्चा है, बट उसके मायके के साइड में और हीमोफीलिया पेशेंट्स है, ये भी 100% कैरियर। अभी कौन क्वेश्चन मार्क कैरियर है, जिसको टेस्ट करना ही चाहिए, वो उसको बोलते हैं पोटेंशियल कैरियर्स। तो वो हो सकते हैं सिस्टर्स। अभी ईच एंड एवरी सिस्टर ऑफ अ हीमोफीलिया पेशेंट इज नॉट नेसेसरीली अ कैरियर। वो कैरियर हो भी सकती है, कैरियर नहीं भी हो सकती है, इसके लिए वो उसको टेस्ट करना चाहिए। सिमिलरली मेटर्नल कजन्स, मौसी, ऑल क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द मदर्स साइड को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता है, कैरियर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो कैरियर्स में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ये मैम ने बहुत प्रॉपर्ली समझाया, तो मैं ये जल्दी में बोलूंगी कि देयर इज 30% ऑफ कैरियर्स को रिस्क होता है ब्लीडिंग के लिए। लेकिन मुझे स्ट्रेस करना है कि ये जो ब्लीडिंग है वो सीवियर पेशेंट की तरह नहीं होता है। इसके लिए मैं अभी जब प्रीनेटल का बारे में बोलती हूँ, मैं ये रिपीट करूंगी, बट बेसिकली 30% कैरियर्स हैव अ लोअर फैक्टर लेवल्स। इसके लिए हर एक कैरियर को अपने फैक्टर लेवल्स जानना जरूरी है। अगर हम रिपोर्ट नहीं देते एंड यू नो यू आर अ कैरियर, यू शुड कम एंड टेस्ट योर फैक्टर रेट लेवल्स। वो रिपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज एज मैम सेड, जब सर्जरी होता है, डिलीवरी होता है, तब भी आपको ये लगेगा। तो अभी carrier or prenatal done, when it is done, how it is done. The most important part of any genetic testing is the index case. अभी जब मैं बोलती हूँ index case, it means the person who has hemophilia. Okay, अभी जब मैं बोलती हूँ हीमोफीलिया पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका दोनों फैक्टर VIII लेवल्स और VWF एंटीजन लेवल्स का टेस्टिंग होना चाहिए। आप सब लोग को पता है कि 2 डिसऑर्डर्स है, एक हीमोफीलिया, एक वॉन विलेब्रैंड डिजीज। बट क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम मुंबई या सर्टेन प्लेसेस में वॉन विलेब्रैंड रूल आउट नहीं होता है। अभी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों अलग अलग जीन्स होते हैं, तो हम दोनों जीन्स को टेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, तभी हम लोग बोलते हैं इंडेक्स केस को भी यहाँ पे लाओ। हम पहले हमारे लेबोरेटरी में ये सब टेस्ट करते हैं, हम श्योर करते हैं कि इसको हीमोफीलिया ए ही है और कुछ नहीं है, और फिर जेनेटिक टेस्टिंग। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इज इंडेक्स केस या हीमोफीलिया पेशेंट का प्रॉपर कंप्लीट रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद ही जेनेटिक टेस्टिंग होगा। अभी क्या कौन कौन सी सैंपल्स लगते हैं कैरियर टेस्टिंग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको हीमोफीलिया है पेशेंट फैमिली में, उसका सैंपल लगेगा ही लगेगा। अभी ये भाई हो सकता है, फादर हो सकता है, मैटरनल अंकल हो सकता है, पर एक हीमोफीलिया पेशेंट का सैंपल लगेगा। अगर हीमोफीलिया पेशेंट की मम्मी है, तो मम्मी का सैंपल भी लगेगा। और ये दोनों के साथ जो भी फीमेल्स को उनका कैरियर स्टेटस टेस्ट करना है, वो सैंपल्स लगे। तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर टेस्टिंग है। अभी किसी ने पूछा व्हाट इज द आइडियल टाइम, कब कैरियर टेस्ट करना चाहिए। अभी एनी टाइम कर सकते हैं, बट द आइडियल टाइम इज जस्ट बिफोर मैरिज। तो जब भी 18-19 ईयर्स के हो या जस्ट बिफोर मैरिज, आप आ सकते हो कैरियर टेस्टिंग के लिए। कब नहीं आना चाहिए और व्हाट वी डिस्करेज, आप आ जाइए, पर आइडियली जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब भी आप आ जाते हो, वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमको कैरियर के बाद एंटीनेटल टेस्टिंग भी करना पड़ता है। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, कंसेप्शन के पहले आपको आना है। सो जस्ट बिफोर मैरिज या मैरिज के इमीडिएटली बाद में, तब भी आपको कैरियर टेस्टिंग करना चाहिए। अभी रिपोर्ट्स, ये मैम ने भी बताया, कहीं ना कहीं से हमको ऐसा रिपोर्ट्स मिलता है लेडीज का कि फैक्टर VIII लेवल्स के बेसिस पे वो कैरियर है कि नॉन कैरियर। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। बेस्ड ऑन योर फैक्टर VIII लेवल्स आप कह ही नहीं सकते हो कि आप कैरियर है कि नहीं, बिकॉज 60% ऑफ द कैरियर्स हैव नॉर्मल फैक्टर VIII। तो इसके लिए ये बहुत गलत है। फैक्टर VIII और फैक्टर IX लेवल्स ओनली इज रिक्वायर्ड टू सी वेदर यू वुड ब्लीड और not to diagnose your carrier status. अभी प्रीनेटल डायग्नोसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इफ यू नो यू आर अ कैरियर या आप ऑब्लिगेट कैरियर हो, as soon as you miss your period और you find out कि आप प्रेग्नेंट हो,
तभी तुरंत हमको कॉल करना है। कॉल करने के बाद हम लोग फर्स्ट थिंग बोलते हैं कि आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट निकालो। तो आपको आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ से निकालना है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में क्या समझ में आता है कि कितना हफ्ता हुआ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के नीचे ये इंप्रेशन में आपको वीक्स पता चलता है। ये हमें लगता है अपॉइंटमेंट देने के लिए। तो 35 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स जो भी है आपको हमें बोलना है। Why is this important? It's because 10 to 12 gestational weeks में हम लोग ये टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जब भी आप तुरंत प्रेग्नेंट होते हो, हम लोग अपॉइंटमेंट ये हिसाब से देते हैं जब भी आप 10 to 12 वीक्स होते हैं। अभी इसके बाद भी हो सकता है 15-16 वीक में या 18-19 वीक्स में। पर आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, जितना भी अभी ये जो है बच्चों का सैंपल लेना पड़ता है, जितना भी आप लेट करोगे रिस्क ऑफ मिसकैरेज ज्यादा होता है। इसके लिए बहुत प्रेग्नेंट लेडीज आते हैं अपने 16 या 17 या समटाइम्स इवन 20 वीक्स में। उस टाइम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अबॉर्शन आप 20 वीक्स के पहले ही कर सकते हैं। ये याद रखिए। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं कॉल करने का, और हम अपॉइंटमेंट देंगे 10 to 12 वीक्स में। तो ये क्वेश्चन जो बच्चों का सैंपल लेते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर लेते हैं एक इंजेक्शन से। तो व्हाट इज द रिस्क ऑफ दैट प्रोसीजर? इट इज 0.8 to 1.6%, बट परंतु रिस्क इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन जेस्टेशनल वीक्स। इसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ जितना अर्ली हो वो बेटर हो। अभी हुआ द इसेंशियल। अभी एंटीनेटल के लिए किस किस का सैंपल्स लगता है? अगेन वापस हीमोफीलिया पेशेंट इन द फैमिली का सैंपल लगेगा ही लगेगा, ये इंडेक्स केस है। उसके मम्मी और फादर, बेसिकली मम्मी जो प्रेग्नेंट है, और फीटस का सैंपल, दैट इज बच्चों के पेट के बच्चों का सैंपल लगेगा। वो एक रेडियोलॉजिस्ट या अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट करता है। तो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल्स लगते हैं अपने टेस्टिंग के लिए। अभी कैन द कैरियर, अभी ये रिपोर्ट हम लोग किसको बोलते हैं? हम ये रिपोर्ट ओनली वो मम्मी को और उनके हस्बैंड को, फर्स्ट फैमिली को ही बोलेंगे, और किसी को भी नहीं फैमिली में। तो कोई सासू आई, सास आया, कोई किसी को भी नहीं, ओनली मम्मी डैडी को बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। अभी आई वांट टू एक्सप्लेन हमारे साइड से क्या इश्यूज है ये टेस्टिंग। इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ जितना अर्ली हो आप टेस्टिंग करो 10 to 12 वीक्स। ये फैक्टर आज जीन जो है बहुत बहुत बड़ा होता है, वेरी बिग। तो इसको स्क्रीन करने के लिए कि म्यूटेशन कहाँ पे होता है, उसके लिए टाइम लगता है। 10 to 20 वर्किंग डेज ऑटोमेटिकली रखता है, वो ऑलमोस्ट 1 मंथ होता है, 1.5। तो जब आप लेट आते हो हमारा भी बीपी बढ़ जाता है क्योंकि हमें 20 वीक्स के पहले आपको रिपोर्ट देना है। तो इसके लिए बेटर है कि आप अर्लियर 10 to 12 वीक्स में आओ। और जितना भी इवन आप 10 to 12 वीक्स में आते हो, समटाइम्स वो मशीन कुछ गड़बड़ होता है, तो हमारा एम होता है कि 20 वीक्स के पहले आपको रिपोर्ट मिलेगा तो आप डिसीजन लेके अबॉर्ट कर सकते हो। हमने कभी भी बियॉन्ड टाइम नहीं दिया। अभी लास्ट फ्यू स्लाइड्स, रॉन्ग थिंकिंग, गलत सोच, क्योंकि ये पेशेंट्स आते हैं और ऐसा पूछते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। दैट इज, अगर एक हीमोफीलिया फैमिली में एक लेडी है और उसके 2-3 नॉर्मल सन्स है, डज दैट मीन वो नॉन कैरियर है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। यट 4th टाइम उसको हीमोफीलिया चाइल्ड हो सकता है। आपको कैरियर टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। जस्ट बेस्ड ऑन कितने नॉर्मल बच्चे हुए हैं आप नहीं बोल सकते हो आप कैरियर है कि नॉन कैरियर। सिमिलरली ये अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया, एक हीमोफीलिया फैमिली में 3 हीमोफीलिया बच्चे को प्रोड्यूस किया, 3 हीमोफीलिया सन्स है। उसको लगा उसको कभी भी नॉर्मल चाइल्ड नहीं हो सकता है। ये अगेन बिल्कुल गलत है। एज आई सेड, ये पिक्चर को आपको बाय हार्ट करना है। 25% चांसेस है कि हीमोफीलिया सन है, 3 चांसेस है कि आपको 75% चांसेस है कि आपको नॉर्मल चाइल्ड है। पर ये क्या होता है, ये चांस अक्रंस होता है, फेट, भाग्य, जो भी आप बोलना चाहते हैं, लक, उस पे होता है, पर है चांसेस नॉर्मल चाइल्ड के लिए। अभी द मोस्ट हॉरिबल क्वेश्चन आस्क्ड n number of times कि कैन वी नो द सेक्स ऑफ द फीटस, दैट इज लड़का है कि लड़की, आप बोल सकते हो कि नहीं। अभी ये क्वेश्चन से आप भी पुलिस जा सकते हो और हम भी पुलिस जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हम कभी भी आंसर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा रिपोर्ट 2 प्रकार का होता है, एक अफेक्टेड, एक अनअफेक्टेड। अभी अफेक्टेड में मतलब वो हीमोफीलिया बच्चों है,
अनअफेक्टेड में वो नॉर्मल मेल, नॉर्मल लड़का, नॉर्मल लड़की और कैरियर लड़की। अभी मैम ने और मैंने बोला कैरियर फीमेल्स भी ब्लीड हो सकते हैं, बट इतना भी ब्लीडिंग नहीं है जैसा सीवियर पेशेंट की उसको अबॉर्ट करे। वो हेल्दी होती है एक माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट की तरह, इसके लिए उसको अनअफेक्टेड रिपोर्ट में डालते हैं, ठीक है। और ये टाइम पे हम लोग कैरियर का रिपोर्ट ही नहीं देते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है बिफोर मैरिज वो आ सकती है और अपना कैरियर स्टेटस कर सकती है। ऐसे ही 2 रिपोर्ट आएंगे, अफेक्टेड अनअफेक्टेड। ये अपना लड़की है कि लड़का है हम लोग कभी भी आपको नहीं बोलेंगे। अभी ये एक प्रॉब्लम होता है सम फैमिलीज में, अनफॉर्चुनेटली सैडली, जो इंडेक्स केस, जो हीमोफीलिया पेशेंट है वो उसका डिमाइस हुआ होता है, डेथ हुआ होता है, तो कोई भी हीमोफीलिया पेशेंट नहीं। तो ये ऐसा मैंने दोनों कैरियर और प्रीनेटल के लिए बोला कि इंडेक्स केस लगता ही लगता है। क्यों लगता है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बोलती हूँ, हम लोग टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। जिसको भी हीमोफीलिया है उसके ब्लड में हम लोग फर्स्ट ढूंढते हैं कि म्यूटेशन कहाँ पे। वो म्यूटेशन फिर हम लोग मम्मी में देखते हैं, फादर में देखते हैं और बच्चों में देखते हैं या कैरियर में देखते हैं, ऐसा होता है। अगर इंडेक्स केस नहीं है फिर भी हम लोग दे सकते हैं रिपोर्ट, पर उसका एक्यूरेसी पर मतलब गलत होने का चांसेस थोड़ा हाई होता है और हम वो रिपोर्ट में लिख देते हैं, ओके, क्योंकि वो इंडेक्स केस नहीं है। तो ये भी, और ये मैम ने बोला ऑलरेडी कि हमारे हीमोफीलिया में 30 to 40% चांसेस है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इसका मतलब है मम्मी नॉर्मल, फादर नॉर्मल, म्यूटेशन ही नहीं है, फैमिली में किसी को भी नहीं है, फिर भी एक हीमोफीलिया बच्चू हुआ। अभी ये केस में मम्मी नहीं आ सकती है प्रेगनेंसी या एंटीनेटल या प्रीनेटल के लिए, क्योंकि उसमें वो कैरियर ही नहीं, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुआ। तो ये एक चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ। थैंक यू। अभी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोनों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच, काफी इंटरेस्टिंग और लेमैन लैंग्वेज में आपने ये समझाया। मैंने आपका सेशन मैम CME जो हुआ था हमारा नागपुर में ऑनलाइन, तब मैं वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट था, मैंने सुना था, एंड दैट वाज फॉर द डॉक्टर्स। तो आप एक साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट जैसे आप बहुत टेक्निकल जा सकते थे, वहाँ पे मुझे 90% चीजें समझ में नहीं आई थी, एंड टुडे आई कैन से कि 100% आपने जो बताया वो सब समझ में आया है, and it was beautifully presented, ma'am. Thank you so much. तो विजय भैया का फिर से कोई क्वेश्चन है. Also, we are getting some questions in the chats. Yeah, विजय भैया. Good evening, ma'am. I think it was very well presented, like Saurabh said, and quite grasping for a layman. My 2 questions. One, this is presently happening at KEM Mumbai, if I am correct. Could you also share the department and the email IDs and contact number, and what reports to be submitted and when? So if you could make a comprehensive, a small short note, it will be easy to circulate. Second, Yes. my question to HFI, VPD, RCC, RCS, and to you also, can the government take an initiative of putting up these equipments at least larger cities so that the travel time, the testing time can be reduced and it's more accessible to people? We are on a mission to do that only because the load, we have a limited staff. So the thing is, we yearly want to, and HFI has taken an initiative, as Prem said. We have tried, what do you say? We had a workshop recently where we tried 7 centers and standardizing this antenatal and genetic testing. But it will take time for them because even they have issues with the reagents and the machinery, etc. But we are aiming for it. Thank you, ma'am. Our next question is from Vikram Lalwani ji. In carrier pregnancy, normal treatment लेनी चाहिए या फिर कोई special treatment लेना होता है? Chandrakala ma'am. हाँ, कैरियर फीमेल को नॉर्मल ट्रीटमेंट, हाँ ना, कैरियर फीमेल को ट्रीटमेंट तो नॉर्मली होता है, बट उनको क्या है, एक बार हम फैक्टर लेवल करना चाहिए उनको। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, फैक्टर लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से फैक्टर लेवल बढ़ता है। वो 3rd ट्राइमेस्टर डिलीवरी के पहले एक बार फैक्टर लेवल करना चाहिए, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन व्हाटएवर द डॉक्टर सजेस्ट वो करना चाहिए। और दूसरा है प्रीनेटल डायग्नोसिस करना चाहिए, एज टोल्ड बाय रुचा,
प्रीनेटल डायग्नोसिस में बच्चा पेट में रहेगा तो जांच करना जरूरत है, अदरवाइज ट्रीटमेंट इज नॉर्मल लाइक नॉन हीमोफिलिक कैरियर. Okay, thank you, ma'am. We have a question from Mahendra Vikhar bhai. Can we get a PND test or report for other factors than factor 8 or factor 9? For example, if we have a girl with hemophilia with factor 10, what may be happening? If hemophilia factor 10 क्या है? Hemophilia में अगर factor 10 10 का deficiency. डायग्नोसिस करना है तो क्या सेम प्रोसीजर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन? नहीं, फैक्टर 10 डिफिशियंसी में क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है एक्चुअली ना. ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब बोथ फादर एंड मदर हैज सम प्रॉब्लम, both of them has problem, so she don't have to undergo prenatal diagnosis. वो प्रेग्नेंट रहेगी तभी prenatal diagnosis करने की जरूरत नहीं, उसका बच्चे को फैक्टर 10 डिफिशिएंसी होने का चांसेस नहीं है. ओके, तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम रहेगा तो फैक्टर 10 डिफिशिएंसी होता है. सो वो प्रेग्नेंट रहेगी तो उसको बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो प्रेग्नेंट रहेगा तो फैक्टर 10 डिफिशिएंसी तो उसको ब्लीडिंग हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वो टेक केयर करना पड़ता है. ओके ओके, सो मतलब सभी दूसरे कोई भी फैक्टर हो, फैक्टर 8 छोड़ के कोई भी फैक्टर हो तो आपका करेगा. हीमोफीलिया ए और बी बोथ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 का होता है, दोनों एक्स लिंक्ड है. परफेक्ट परफेक्ट मैम. नहीं, बाकी किसी सब को में भी भी ऐसा फैक्टर नहीं, सुनो, फैक्टर 13 डिफिशिएंसी प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं एक्चुअली ना. फैक्टर 13, एक बच्चा फैक्टर 13 डिफिशिएंसी है, द मदर इज प्रेग्नेंट विद द सेकंड चाइल्ड, यस, तो प्रीनेटल डायग्नोसिस करना जरूरी है उनको. और एक बच्चे को फैक्टर 8 और फैक्टर 5 डिफिशिएंसी है और वो दूसरा बच्चा को टेस्ट करना जरूरी है. ऐसा होता है ना, वो किसी को अभी देयर आर सम ब्लीडिंग फैक्टर 13 है, फाइब्रोजन डिफिशिएंसी है, फाइब्रोजेनी में बोलते हैं, सब सीवियर डिसऑर्डर्स है, उनको ब्रेन ब्लीड बार बार होता है एक्चुअली ना. और किसी को फैक्टर 11 डिफिशिएंसी है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. सो 8, 9, 13 1 नंबर, सो दिस आर द मेजर डिसऑर्डर जिसको सीवियर ब्लीडिंग होता है. किसी को है बच्चा रहेगा तो दूसरा बच्चे का टाइम बच्चा पेट में रहेगा तो जांच करने का, उसको बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस करना जरूरत होता है. राइट मैम. इंदिरा मैम को क्वेश्चन है. इंदिरा मैम प्लीज, आपको स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आया होगा. Yeah. Good evening, doctor. You spoke, Dr. Chandrakala, you spoke about pre-implantation. So you said only few centers are doing it. So where is it done? In Mumbai, I heard they are doing in Nanavati Hospital. Okay, and other places, do you know? That side, Jharkhand, that side, because one lady is continuously asking me about it. Delhi maybe. They have to inquire in Delhi which hospital. I don't know about the Delhi and Mumbai. They're doing. That's what I heard. But Okay. yeah, Mumbai, Nanavati. yes, Thank you. they're doing for some disorders, but they're doing for hemophilia. Or, I don't know, but they're doing for some other genetic disorder में कर रहे हो. Thank you, doctor. थैंक यू चंद्रकला मैम. सेफ आप अनम्यूट कर सकते हो अभी. उनको और उनकी मदर को कोई क्वेश्चन. Hello everyone, my mother has some queries. हाँ मैडम, ये पूछ रही हूँ कि अभी जैसा लड़की को आप बताए ना कि लड़की के कैरियर रहेंगी तो उसके बच्चों को भी होगा करके, फिर टेस्टिंग में बोले आप ये बताए, लड़का या लड़की नहीं बताएंगे, लेकिन लड़की को अगर हीमोफीलिया रहेगा तो फिर लड़की भी रख के फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि फिर लड़के से भी आगे बढ़ेगा. नहीं, लड़की को, आपका लड़की कैरियर है, उसका लड़कों को हीमोफीलिया होता है, उसका लड़की को हीमोफीलिया नहीं होती, वो कैरियर होती है ना. बोला ना अभी 25 तक का चांसेस है हीमोफीलिया बच्चा पैदा होने के लिए. 70% नॉन हीमोफिलिक के, उसमें कैरियर भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं. कैरियर को हीमोफीलिया नहीं बोल सकते हम एक्चुअली. कैरियर को थोड़ा ब्लीडिंग होता है, ऐसा हीमोफीलिया के जैसे ब्लीडिंग नहीं होता है. अच्छा, वही मेरे को टेंशन हो गया क्योंकि मेरे दोनों लड़की लोग का कैरियर निकला ना टेस्ट में, इसलिए तो मैं वही कब से सुन रही थी, तो मैं बोली अगर लड़की नॉर्मल रही तो फिर थोड़ा वो रहेगा ना, इसलिए. नहीं, लड़की नॉर्मल, ऐसा देखिए 50% चांसेस लड़कियों में कैरियर होते हैं, 50% चांसेस में बॉयज में हीमोफीलिया होता है, ऐसा है. लग के बोला ना, किसको अभी नॉर्मल लड़का भी हो सकता है, नॉर्मल लड़की भी हो सकता है, ऐसा वो पता नहीं कर सकते एक्चुअली. उसके अंदर हीमोफीलिया पेट में रहेगा तभी आपको पता चलेगा ये बच्चों को हीमोफीलिया करके. कैरियर रहेगा, नॉर्मल लड़का रहेगा तभी आपको बताएंगे नहीं उसको हीमोफीलिया
कैरियर है नॉर्मल है वो नहीं बताएंगे आपको एक्चुअली, बट कैरियर बच्चा पैदा हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और और उसका वो अच्छा ब्लीडिंग माइल्ड और मॉडरेट की तरह होता है, बहुत नहीं होता है। अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा और ब्लीडिंग होता है। जिस लड़के से मतलब शादी कराएंगे तो उसका भी टेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, मेरी प्लस लड़की। उनका फैमिली में नहीं, उसका फैमिली में कुछ तकलीफ है तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वही ना, क्योंकि वो फिर एतराज करेंगे ना इस बात पे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ऐसा। अभी मेरी सिस्टर्स लोग कैरियर है, तो उन लोग की जो लड़कियां डॉटर्स होगी वो भी कैरियर ही होगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज है? 50% 50-50। चांसेस। हाँ 50-50 मतलब दोनों तरफ 50-50 है? हम्म, लड़के भी हमेशा 50-50 है। ओके ओके, डिपेंड्स ऑन चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे मैम, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। तो इफ अ पेशेंट सिस्टर हैज द टेस्टिंग डन व्हेन शी वाज 10 year old, is it important to do the testing again when she has grown because some biological and hormonal changes has been done? तो ऐसा कुछ जरूरत है फिर से करने की? No. Okay. If the mutation test is done, no. Factor levels, yes. Okay. And मैम अगर रिलायबल सेंटर बहुत A जरूरत reliable है। center. Yes, yes. ओके एंड कई सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि लड़की जो है उसकी शादी होगी, उसके बाद उनके ससुराल वालों को अगर हम बताएं तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा करना चाहिए? आप इस पे क्या रिमार्क देंगे? और हम ससुराल वालों को भी कैसे अच्छी तरह समझा सकते हैं? क्या प्रोसेस रहना चाहिए उनको अवेयर करने का कि हाँ ये हीमोफीलिया फैमिली है और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है? ये हम अच्छी तरह कैसे बताएं कि वो भी फेयरफुल ना हो इस सिचुएशन को? ये है ना, मैं सबसे पहले बोलती अब लड़कियों को भी बहुत अच्छा एजुकेट करो, इंडिपेंडेंट Correct. करो, इंडिपेंडेंट करो, सो दैट वो खुद किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए ना, किसी के ऊपर डिपेंड, तो वो सबसे जरूरी है एक्चुअली। वो दूसरा है, अभी आप उनको बताना क्यों जरूरी है, बता सकते कैसे, मतलब हीमोफीलिया में कितना एडवांस ट्रीटमेंट है अभी, ट्रीटमेंट बहुत एडवांस थेरेपी है। और हीमोफीलिया हमको ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है सबको हीमोफीलिया होगा, उनको बता सी, ये डिपेंड्स एक्चुअली। क्या है ना, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा लड़की हो जाएगा तो इसको कैरियर है तो शादी नहीं करते, ऐसा प्रॉब्लम भी होता है आपको एक्चुअली ना। आपका उनका मेंटालिटी का जज कीजिए आप एक्चुअली ना, जरा बहुत सारा किरकिरी है उनको, प्रॉब्लम किसी में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको कुछ भी बोल दे तो प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो लड़की दिखने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, सब में इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड, आप Not शादी married. के बाद ही बता सकते हो ऐसा मेरे को लगता है। सोशल है, आपको सोशल देख के रिसर्च करना पड़ेगा। आप शादी के बाद बता सकते हो, शादी के बाद भी बताने के लिए उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा रहता है, उससे अच्छा आप शादी के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो आपके घर पे लेके आइए, आप टेस्ट कराइए, मुंबई में लेके टेस्ट कराइए, वो कर सकते हैं एक्चुअली, वो बेटर लगता है मेरे को। ये है ना, ये डॉक्टर की जैसे मैं एडवाइस नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ये एथिकल इश्यूज है, एथिकल इश्यूज है ना, सो इट्स जजिंग उसका। वो लड़के लोग कैसा है, अभी है ना हमारे पास दो तरीके का पेशेंट्स है, हमारे एजुकेटेड है Yes. और लड़की बस एमबीए ग्रेजुएट है, उसका भाई हीमोफीलिया है, वो कैरियर थी, तो लड़के को बताया है, मेरी भाई को हीमोफीलिया है, माय ब्रदर इज लिविंग ए नॉर्मल लाइफ, बिकॉज उसका ना प्रोफाइलिसिस चल रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ रहे हैं एक्चुअली ना, एमबीए कुछ कर रहा था वो भी, सो ऐसा उनको देख के ना, तो ठीक है ये नॉर्मली है, देखेंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं था, वो शादी किया वो लड़की से उन्होंने। बट ऐसे सेम ना, वो दूसरा एक हीमोफीलिया बच्चा है, वो उसका नी डिफॉर्मिटी है, चलना नहीं हो रहा है, उसको व्हील चेयर बाउंड है, इसको दिखा के बोलेंगे हम इसको बच्चा ऐसा बीमारी आपको बच्चा का हो सकता है, ऐसे में तो ऑब्वियसली वो अग्री नहीं कर पाएंगे, है ना। सो हीमोफीलिया ट्रीटमेंट अच्छा है, नया नया हो रहा है, हम हमारा जमाने में नहीं था, अभी नया बच्चों को अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बट फिर भी बच्चे को होना नहीं जैसे हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा आप उनको आश्वासन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है हम सभी के मन में ये, और आपने बहुत सिंप्लीफाइड वे में ये बताया, और अभी हम काफी ज्यादा होपफुल है फ्यूचर के लिए कि आगे ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम इनको कैटर कर पाएंगे, हम बिल्कुल इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। सो ओवर टू किरण नाउ। सौरभ, नहीं मैं रुचा, सौरभ, फिर से एक मिनट सौरभ, एक मिनट रुचा, फिर से बताओ कौन सा महीने में आना चाहिए, वो फिर से बताओ। एज लोग सून सबको एज एक बार आपको आपका पीरियड मिस हो जाता है या आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, तुरंत हमको कॉल करने का या सोनोग्राफी रिपोर्ट
लेने का 10 to 12 वीक्स। जब आप आते हो, मेनी केसेस आते हैं 20th वीक्स में, वहां पे कुछ हो नहीं सकता है, वी विल डायरेक्टली से कुछ नहीं हो सकता है और आपको वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जितना भी अर्ली हो आप कॉल करो, एज सून एज पीरियड मिस होता है आप कॉल करो। Absolutely. तो किसी को भी कोई क्वेश्चन सौरभ सिद्धेश बोल रहे हैं। एक सेकंड हेलो। सतीश, तो support@hemophilia.in इस ईमेल आईडी पे आप अपने क्वेश्चन भेजिए। हम ICMR के डॉक्टर रुचा पाटिल मैम, डॉक्टर चंद्रकला मैम दोनों के साथ हम कनेक्टेड है, आपके क्वेश्चन उन तक पहुंचाएंगे और आपको उसके रिप्लाईज आंसर्स हम आपको भेजेंगे। सो हाँ सिद्धेश आप बताइए। हाँ, एक गणेश सिंगले पेशेंट है, उनको कुछ क्वेश्चन है, तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डॉक्टर को। गणेश सिंगले। ठीक है गणेश, हम एक्चुअली Q&A अभी क्लोज कर रहे थे, क्या हम इसे बाद में ले लें? लास्ट सवाल। लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद वी विल। गणेश आप अनम्यूट कीजिए। गणेश। Thank you, sir. Actually, my nephew was suffering from hemophilia, and currently, what the problem we are facing? तो मेरा वही प्रॉब्लम है कि जहाँ तक अभी का ओवरऑल सेशन हुआ है, तो हाउ टू प्रिकॉर और हाउ टू प्रिकॉशन कैसे ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ऑल दोस थिंग्स। बट जहाँ मैंने जो सेशन ज्वाइन किया उस केस में मुझे अभी तक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो अभी जो करंट फेज से गुजर रहे हैं पेशेंट, जैसे कि मेरा नेफ्यू गुजर रहा है और वो ही इज जस्ट काइंड ऑफ 6 year old करेंटली, उसको हम बता भी नहीं सकते कि किस चीज से वो गुजर रहा है। और करेंटली क्या हो रहा है कि आई एम फ्रॉम बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, और जब ट्रीटमेंट लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट 5 hours का अमरावती डिवीजन पे हमें ट्रीटमेंट मिलता है उस केस में। गणेश जी कैन हेलो। यू प्लीज आप थोड़ा सा शॉर्ट में आपका क्वेश्चन पूछेंगे? So what are the precaution and feasible solutions? Where we can take precautions for who has already faced this problem of hemophilia? और Okay. एक शॉर्ट थोड़ा सा कि क्या ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन हम ले सकते हैं? हाँ, एक्चुअली हीमोफीलिया के बारे में हमने पहले भी 2-3 सेशन किया है। इससे पहले हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में आप सौरभ को पूछ के आप वो वीडियोस देखिए, उसमें थोड़ा डिटेल में बताए, हमने शॉर्ट में बताएंगे। हीमोफीलिया पेशेंट को प्रिकॉशन लेना है, मतलब बच्चे को गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो बच्चा को गिरना कोई प्रिवेंट नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ हीमोफीलिया मदर्स ना बहुत ही सबसे ज्यादा पेशेंस उनको रहता है, बिकॉज अभी कोई भी नॉर्मल बच्चे को तो हम एक आध बार मार ही देते हैं। एक्चुअली हीमोफीलिया पेरेंट्स मम्मियाँ कभी नहीं उनको हाथ लगा सकते थे ना, बहुत ज्यादा पेशेंस है सच्ची में, उनको बहुत सबको इतना एक्चुअली पेशेंस नहीं रहते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपका बच्चे 6 साल का है तो फिर उनको एक तो है ब्लीडिंग होता है तो जल्दी ट्रीटमेंट लेना पड़ा। आप पहले बोल रहे 5 घंटा लगते हैं ब्लीडिंग हुआ तो ट्रीटमेंट लेने के लिए, उसकी वजह से उसका जॉइंट प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। आप देखिए आपका बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में भी आप फैक्टर अवेलेबल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, आपका मुंबई चैप्टर वाला हेल्प करेंगे, और डॉक्टर महेंद्र केंद्र है उनसे मिल सकते हैं, बुल्ढाना में अवेलेबल कर सकते हैं। कभी आपका बच्चे को ब्लीडिंग हुआ तो फैक्टर लीजिए, और ज्यादा पेशेंट को गिर गया, सर में चोट लगा तो तुरंत आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। सर में दर्द हो रहे, उल्टी हो रहे, आकड़ी आ रहे तो आप वेट मत कीजिए। बच्चा गिर गया तो भी, सर पे मार लगा तो आप वेट मत कीजिए कभी भी। आप 24/7 KM हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ब्रेन ब्लीड पेशेंट सिम्टम्स रहेगा तो, किसी को ब्रेन ब्लीड ऐसा लग रहे हैं तो आप तुरंत आ सकते हैं, ट्रीटमेंट तुरंत मिलेगा उनको। ब्रेन ब्लीड पेशेंट्स को सर दर्द है, बच्चा रो रहे, चिड़चिड़ा रहे, खाना नहीं खा रहे, उल्टी हो रहे, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम, तभी आप ब्रेन ब्लीड हो सकता है। और आपको सुविधा रहेगा तो प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक मतलब जॉइंट प्रॉब्लम खराब नहीं होने का, जॉइंट आगे जाके खराब नहीं होने का, उसको ट्रीटमेंट लेते हैं, उसको प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट हो सकते हैं, वो आपका आप कर सकते हैं तो वो बेटर है। Yes, ओके मैम। thank you, ma'am.
Thank you, Kiran. ma'am. Yeah, thank you, Chandrakala ma'am and Rucha ma'am. It was such an insightful session. I mean, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया है, but डाउट तो है, आगे भी आ सकते हैं. So we have given the email ID like support@hemophilia.in. सब लोग नोट डाउन कीजिए. We will try to entertain as much as possible through this email ID. And thank you, Prem sir, Ramu sir, Anu ma'am, Chandrakala ma'am, Rucha ma'am, Indira ma'am, HFIEC members, youth group, वरुण सर एक्सेट्रा, सौरभ. थैंक यू ऑल. एंड आप सबका सैटरडे वैल्यूबल टाइम वैल्यूबल सेशन के लिए इन्वेस्ट किया है, बड़ी बात है. थैंक यू ऑल. थैंक यू. जस्ट बिफोर वी क्लोज, आप सभी लोग अपना अपना कैमरास ओपन कर लीजिए, ऑन कर Yeah. लीजिए. हम एक फोटो लेंगे. ओके. अनिल सर भी आ गए अभी. माइक अनम्यूट हो रहा है सर? यस, अभी हो रहा है. मेक श्योर कि आप सेंटर में हो, आपका फेस, आपकी चेस्ट प्रॉपर्ली विजिबल हो, बैकग्राउंड में ज्यादा क्लटर ना हो. किरण सर, नाइस टू सी यू. ओके, मोर 10 सेकेंड्स. आप आपको अगर सेट करना है तो कर लीजिए. एक 10 सेकेंड रुक रहे हैं हम. हमारे साथ एक आर्मी सोल्जर भी ज्वाइन हुए हैं ड्यूटी से, हम देख पा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस सर. स्माइल एवरीवन. और एक फोटो लेंगे हम. होल्ड ऑन अ सेकेंड. स्माइल. Yeah, thank you so much. Now we can close the meeting. थैंक यू. थैंक यू ऑल. थैंक यू. Thank you, Anuj ji. Thank you all. Thank you all.